हेलो दोस्तों, आईडी की रिवीजन सीरीज चालू हो रही है। चैप्टर नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं हर चैप्टर से पहले आप लोगों को यह बताने की कोशिश करूंगा और अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से रीड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कैसे करना है, देखो हर चैप्टर के पहले मैं ये आपको टॉपिक बताने वाला, हाउ टू प्रोसीड विथ फर्स्ट चैप्टर ऑफ आईडी। तो सबसे पहले मेरे को लगता है सबसे पहले आप लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उससे रिलेटेड फिर आप लोगों को फॉरेन ट्रेड के बारे में समझना चाहिए। फॉरेन ट्रेड के बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में समझना चाहिए। अगर आपकी ये 3 टॉपिक क्लियर है, आपका 60% जो चैप्टर है वो कवर हो जाता है। अब बचता है 40%। 40% में से 30 से 35% लेता है एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत ही कम पोर्शन कवर करता है ऑक्यूपेशनल और डेमोग्राफिक, और लास्ट में आपको पढ़ना है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। हर चैप्टर की शुरुआत में मैं आपको ये चीजें बताते रहूंगा। चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस चैप्टर में, वो है ब्रिटिशर्स यहां पर आए क्यों। उसके बारे में अपन चीजें डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिएगा चीजों को, बहुत ध्यान से। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश एम्पायर कब आए थे? 1757 की बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद उन लोगों का वहां पर जो इंडिया पर राज थोड़ा सा बढ़ गया था। ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे, उनका मेन पर्पस क्या था? अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वो इंडियन इकोनॉमी को बना चुके थे फेडर इकोनॉमी, या फिर मैं तो बोलूं कि इंडिया के ऊपर उनको राज करने का उनका मेन पर्पस था कि इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाना और इंडिया को एक बहुत अच्छा अपनी फिनिश गुड्स का मार्केट बनाना। फिर अपन चालू करते हैं बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रिटिश रूल आने के पहले अगर आप देखोगे ना, तो हमारी इकोनॉमी में सबसे पहली बात क्या लिखी, देखो प्रॉस्परस इकोनॉमी। प्रॉस्परस मतलब होता है हम लोग इंडिपेंडेंट थे, सेल्फ रिलायंट थे, और हम लोगों को किसी कंट्री पे डिपेंडेंसी का कोई टेंशन ही नहीं था। हम लोग प्रॉस्परस थे, दैट इज हमारी कंट्री की ग्रोथ अच्छी चल रही थी। हम लोग सिक्योर थे कंट्री के कंपटीशन में, के कंपैरिजन में। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ कॉम्पिटिटिवनेस बहुत अच्छा था। कहने का मतलब हम किसी कंट्री के कंपैरिजन में अगर देखें तो बहुत पीछे ऐसा तो नहीं था इकोनॉमिक ग्रोथ के कंपैरिजन में। अब आगे चलते हैं। हमारी कंट्री बहुत ज्यादा एग्रीरियन इकोनॉमी मानी जाती थी, क्योंकि हमारे कंट्री का 2/3 पॉपुलेशन क्या कर रहा था? एग्रीकल्चर में था, और अच्छा खासा हम कंट्रीब्यूशन भी करते थे जीडीपी में। हम लोग बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे दोस्तों हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जो रॉ मटेरियल या फिर जो हम लोगों को हैंडीक्राफ्ट मिलता था वो फाइन क्वालिटी होता था। और हम लोग इंडिया में ही नहीं, बाहर भी फेमस थे, क्योंकि हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे वो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी के क्या बनाते थे? प्रोडक्ट बनाते थे। तो कंक्लूजन क्या होता है? इकोनॉमी हमारी वाइब्रेंट थी, प्रॉस्परस थी, हमारी सेल्फ कंटेन्ड रूरल इकोनॉमी थी, किसी पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा फेमस था अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, और हम लोगों का एक्सपोर्ट बहुत सारे कंट्री में हुआ करता था। तो भैया ऐसा हुआ क्या हमारी कंट्री में? However, during the British rule, the policy led by Britishers क्या था? More focused on protection and more focused on promotion of their what दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो भी लगेगा, चाहे अब उससे इंडिया की इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, चाहे इंडिया में पॉवर्टी आ जाए, चाहे इंडिया में डेथ हो जाए, चाहे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बंद हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। ऑल रिक्वायर्ड वॉज ओनली, ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री के इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट और अपने इंडस्ट्रीज का प्रमोशन चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? कॉलोनियल पॉलिसी बनाई। क्या पॉलिसी बनाई? कि भैया देखो, सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे? मींस ब्रिटिशर्स को अपने इंडस्ट्रीज को कंटिन्यू रखने के लिए क्या चाहिए था दोस्तों? रॉ मटेरियल। क्लोथिंग इंडस्ट्रीज के लिए जो भी बेसिक रॉ मटेरियल मिलेगा वो आसानी से कहां से मिल जाएगा? इंडिया से। दूसरा, इसका मतलब वो एक्सपोर्ट करे थे रॉ मटेरियल, वो भी ड्यूटी फ्री मतलब यहां से जो भी रॉ मटेरियल जाएगा उस पर किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। और एट द सेम टाइम, क्योंकि वो इंडिया को एक मार्केट बनाना चाहते थे,
तो अपने फिनिश गुड्स को बेचने के लिए उन्हें कोई मार्केट चाहिए था। वो डेस्टिनेशन उन्हें किसको बनाया? इंडिया को। तो ब्रिटेन से इंडिया जो फिनिश गुड्स आ रहे हैं ना, वो भी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री है। इसका मतलब भैया सिंपल सी बात, हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल जा रहा था वहां की इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वहां की इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट बन रहे थे वो आ रहा था इंडिया में, दोनों ही ड्यूटी फ्री। इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब एट द सेम टाइम यहां पे कैच है, अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स को अगर हमको एक्सपोर्ट करना है, कोई भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट या क्राफ्ट्समैन अगर अपने प्रोडक्ट को बनाकर फाइन क्वालिटी प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये साले ब्रिटिशर्स हमारे इस इंडियन प्रोडक्ट पर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते थे, ताकि बाहर जो हम लोग वर्ल्ड लेवल पर हम जो वेल नोन फॉर थे हैंडीक्राफ्ट के लिए, वो हमारी जो जो वेल नोन थे, हम लोग जो फेमस थे, वो हमारी इज्जत बाहर भी खत्म हो रही थी, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की वजह से वर्ल्ड लेवल पर हमारे प्रोडक्ट महंगे हो रहे थे। चालू करते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट, अब दूसरे नंबर पर सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है, सिंपल सी बात ध्यान से समझना, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि उन्होंने एवे ही कोई भी ऐसी पॉलिसी लाकर दुकान बंद नहीं की हमारी इंडस्ट्रीज की, उन्होंने सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप हमारी कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को बंद करवाया। कैसे? आगे पढ़ने से पहले कॉलोनियल पॉलिसी आप पहले पढ़ चुके हैं। द मोटिव बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट करना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जिस कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां की इंडस्ट्रीज को ऐसा हार्म पहुंचाना, ऐसे उनके सामने ऑब्स्टिकल्स लाने कि जो इंडस्ट्रीज चालू होने वाली है वो चालू ना हो, जो इंडस्ट्रीज चल रही है वो बंद हो जाए, और वहां के जो वर्कर वो अनएम्प्लॉयड हो जाए और हमारे ऊपर, दैट इज ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या हो जाए? डिपेंडेंट। अब आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दो मोटिव थे। क्या मोटिव थे? रॉ मटेरियल लेके जाओ इंडिया से चीप रेट पर, जो कि ब्रिटिशर्स अपनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे, और ब्रिटिशर्स अपनी फिनिश गुड्स को कहां पे बेचेगा? इंडियन मार्केट में। यही चीज को तो बोल रहे हैं प्रोटेक्शन। कौन सी पॉलिसी दोस्तों? प्रमोशन पॉलिसी। अब एक चीज ध्यान से समझना, ड्यू टू सिस्टमैटिक डिइंडस्ट्रियलाइजेशन द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये दिखाता है, ये जो पॉइंट पढ़ने वाले ने ये शो कर रहा है कि हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स की टू फोल्ड पॉलिसी की वजह से हमारी कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या फीचर्स हो गए थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। बिफोर सफरिंग द डीके ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, हैंडीक्राफ्ट्स को वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स ने कौन सी पॉलिसी लाई? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, हमारी कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर बंद होने लग गए। अब इसमें लिखा है देयर वाज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कहां से कहा दोस्तों? इंडिया टू ब्रिटेन। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड ब्रिटेन टू इंडिया। और मैंने बोला था ना कि अगर इंडियन हैंडीक्राफ्ट अगर अपने गुड्स बेचेंगे तो उस पर क्या लगाते थे? हैवी ड्यूटी। भैया ऑब्वियस ही बात है, वर्ल्ड लेवल पर आपके जो प्रोडक्ट है महंगे होने लग गए, दुकान बंद, और बाहर बेचना क्या हो गया? मुश्किल, क्योंकि आपके प्रोडक्ट क्या हो गए हैं? कॉस्टली। अब ध्यान से समझना भैया, दुकान बंद होगी तो कोई तो दिक्कत आएगी ना। तो दुकान बंद होने का सबसे पहला इंपैक्ट क्या होता है? वो जो आर्टिशन है वो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि दुकान बंद हो गई तो काम भी बंद। ये लोग कहां चले गए? एग्रीकल्चर में, और वो क्या हो गया? ओवर क्राउडेड। और जब ओवर क्राउड हुआ ना दोस्तों, ओवर क्राउड हुआ तो सबसे पहली प्रॉब्लम हुई, वहां आ गया दोस्तों डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आ गया दोस्तों? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। अब अगली बात, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सबसे बड़ा डिक्लाइन या सबसे बड़ा जो धक्का पड़ा वो ये पड़ा कि एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स अपने गुड्स को इंडियन मार्केट में भेज रहे थे, तो इससे एक नई डिमांड क्रिएट हो रही थी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट आल्सो फेस टफ कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट। और भैया ये न्यू डिमांड क्रिएट कर रही थी, क्योंकि पहले तो इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड थी, सडनली मार्केट में अब ब्रिटिशर्स गुड्स घुस रहे हैं, और हम लोग किसकी डिमांड करना चालू करें? ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स की। अब तो सर हम लोग क्यों नहीं ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट को टफ कंपटीशन दे पा रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि हमारे कंट्री में बिल्कुल भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बहुत कम कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, बस टिस्को ही थी, और वो पूरे कंट्री के लिए इनफ नहीं थी। तो सर ब्रिटिशर्स ने क्यों नहीं ध्यान दिया? पहली बात, वो चाहते थे इंडिया को उन पे डिपेंडेंट रहना। लिखा है ना, ब्रिटिशर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज।
क्योंकि वो लोग इंडिया की उन पर मशीन के लिए क्या बनाना चाहते हैं दोस्तों, डिपेंडेंट। अब मेरे को ये बताओ, जो दुकान बंद होने के कगार पर है, जो दुकान चल नहीं रही है, उसका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी तो लो ही रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही जब ये सब देख रही है, दुकानें बंद हो रही है, आदमी अनएम्प्लॉयड हो रहा है, कैपिटल इंडस्ट्रीज खुलवाओ। अगर आपकी कंट्री के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज है या किसी भी कंट्री का राज होगा, तो आपके वहां तो गवर्नमेंट तो कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाएगी, क्योंकि ज्यादातर डिसीजन तो ब्रिटिशर्स ले रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही थी सर? इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ टीचर बन रहे हैं, बैंकर बन रहे हैं, इंश्योरेंस बना रहे हैं, जेलर बन रहे हैं, पुलिस बन रहे हैं, बेसिकली सर्विस सेक्टर में थोड़ा बहुत अपना काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट खास ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर पा रहा था। तो क्या लिखा है? द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न वाज वेरी लिमिटेड। तो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडियन गवर्नमेंट का खासा कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। अब आगे चलते हैं दोस्तों अपने फॉरेन ट्रेड की तरफ। मैंने आपको बोला ना कि जब भी आप क्या पढ़ें, सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ें, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए? फॉरेन ट्रेड। अगर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के पहले की बात करें तो हमारी कंट्री का फॉरेन ट्रेड बहुत अलग था, उसका स्ट्रक्चर बहुत अलग था। और आफ्टर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी हमारे कंट्री का फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट हो गया। बिफोर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट और कम इंपोर्ट किया करते थे। आफ्टर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ब्रिटेन को, बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ ब्रिटेन से। और हमारे इंडियन गुड्स जिनको अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता था, जिनको बहुत सारा सरप्लस मिलता था, उस पर हैवी ड्यूटी लगाकर उनके भी एक्सपोर्ट बंद कर दिए। तो फॉरेन ट्रेड ज्यादातर कहां चल रहा है? ब्रिटिशर प्रायर टू ब्रिटिश रूल। भैया देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंडिया वाज वेल नोन फॉर एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, बट द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू, हम लोग सिर्फ क्या बन के रह गए? रॉ मटेरियल भेजो, फिनिश गुड्स मंगवाओ। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है देखो, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, ये देखो क्या लिखा है, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट और नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित रह गए। बाकी कंट्री में अगर हमको एक्सपोर्ट करना रहता था ना, तो उस पर तो इन लोग हैवी ड्यूटी लगा देते थे। यहां पे लिखा है सर, भाई इतना सारा एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये सरप्लस ट्रेड होना ना सर, बट वो किसके बेनिफिट के लिए यूज हो रहा है? ब्रिटिशर्स के लिए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था दोस्तों इंपोर्ट से, तो भैया सरप्लस भी है, लेकिन ये सरप्लस कहां यूज हो रहा है दोस्तों? उनके ऑफिस के लिए, उनके वॉर के लिए। और उनको अगर कोई भी सर्विस बाहर से मंगवानी है तो उसके खर्चे भी वो हमारे सरप्लस से यूज कर रहे हैं। आगे चलते हैं अपन लोग, ध्यान से समझना ये वाली लाइन, ये ध्यान से समझना। ब्रिटिशर्स का ज्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंडिया से सिर्फ ब्रिटिशर्स तक ही रेस्ट्रिक्टेड था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे कंट्री से इंपोर्ट क्या होगा, कहां जाएगा, कहां से आएगा, एक्सपोर्ट कहां जाएगा, कहां से निकलेगा, ये सारी चीजें पर रेस्ट्रिक्शन और मोनोपोली किसकी हो चुकी थी? ब्रिटिशर्स की। तो लिखा है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल और इंडियाज फॉरेन ट्रेड मोर देन 50% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड कहां रेस्ट्रिक्टेड था? ब्रिटेन। और इसी के लिए उन्होंने क्या ओपन किया था पता है? सुएज कैनाल ने 12,300 के जो डेस्टिनेशन के लिए जो जितना भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगता था 12,300 के लिए, वो रिड्यूस होकर अब सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कितना रह गया? 7,200, जो कि बहुत बड़ा ब्रिटिशर्स के लिए डायरेक्ट रूट बनता है। अगला चालू करते हैं दोस्तों, डेमोग्राफिक कंडीशन, हेल्थ और एजुकेशन। जब भी आपके सामने डेमोग्राफिक प्रोफाइल आती है ना किसी कंट्री की, तो बात करते हैं वहां के पॉवर्टी के बारे में, बात करते हैं वहां के लिटरेसी के बारे में, डेथ रेट, बर्थ रेट, वहां की हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, बच्चों को खाने मिल रहा है कि नहीं, माल न्यूट्रिशन कैसा है, न्यूट्रिटिव फूड मिल रहा है कि नहीं, सैनिटेशन फैसिलिटी का क्या सीन है, इसे बोलते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। अब आगे चलते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में मैं लिखूंगा हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट रिफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000, उस समय कितना था? 48। और नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000, वो था उस समय 40 से 1000। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रिफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट मतलब अभी जो जन्मा है वो 1 साल भी एज क्लियर नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी।
उस समय पर 1000 में से 218 लोग मर जा रहे थे, मतलब 218 बच्चे अपनी 1 साल की एज क्लियर नहीं कर पा रहे थे। 2018 में ये गिरकर हो तो 32 गया है, लेकिन खासा कोई ये बहुत अच्छी बात है नहीं। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, उस समय कंट्री में बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट बहुत कम थी। ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना था? 16%, और फीमेल लिटरेसी रेट कितना था? 7%। ये क्या शो कर रहा है पता है? फीमेल लिटरेसी रेट 7%, सोशल बैकवर्डनेस शो कर रहा है। उस समय की कंट्री की थिंकिंग शो कर रहा है कि बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भैया देखो 1920 के आसपास हमारे कंट्री में प्लेग, और 1927 से पहले हमारे कंट्री में जो फेमाइन और ड्रॉट आया था, चाहे बंगाल में हो चाहे पूरे कंट्री में हो, क्योंकि ज्यादातर तो कैश क्रॉप उगाए जा रहे थे और फूड क्रॉप की कमी हो गई थी। ये रीजन बन रहा है कि सही खाना नहीं मिल पाना, सही टाइम पर खाना नहीं मिल पाना, इसकी वजह से एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ जीने की थी वो उस समय 32 हो गई थी, आज वो 69 से 70 ईयर है। ये शो करता है कि उस समय पुअर हेल्थ फैसिलिटी, पुअर फूड, वाटर और ड्रिंकिंग और सैनिटेशन फैसिलिटी, यही शो करता है 5th पॉइंट, पुअर हेल्थ फैसिलिटी, वाटर और एयरबोर्न डिजीज हो रही है। ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत सारे लोगों का क्या था? बहुत कम था। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अपना चालू होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है, बहुत सारे एमसीक्यू में दिख रहा है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब होता है कि आपके कंट्री में टोटल वर्कफोर्स का कितना परसेंटेज प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, कितना परसेंट सेकेंडरी में और कितना टर्शरी में। ये क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल का। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारे कंट्री का कितना परसेंट वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में है। तो भैया हमारे कंट्री में 70 to 75% लोग, दैट इज लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स कहां पे इंगेज्ड था दोस्तों? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी में भी किसमें? प्रिंसिपल सोर्स था एग्रीकल्चर का। सेकेंडरी सेक्टर हमारे कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 10% लोग हमारे सेक्टर, कौन से सेक्टर में है? सेकेंडरी सेक्टर में। सर सेकेंडरी सेक्टर मतलब जो एक गुड को दूसरे गुड में या रॉ मटेरियल को दूसरे फिनिश गुड्स में बनाने में फोकस करते हैं। और सर्विस सेक्टर में हमारी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ, आज तो बहुत सारे लोग हैं, उस समय सिर्फ और सिर्फ 15 to 20% वर्कफोर्स ही काम कर रहा था। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, पुलिस वाले इसमें, या पोर्ट पर या रोड बनाने में, बेसिकली सर्विस सेक्टर में बहुत कम लोग थे। किसी भी कंट्री में अगर सेकेंडरी सेक्टर में इतना कम परसेंटेज है ना, तो जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। अब आपको लगेगा एग्रीकल्चर से तो 70 to 75% लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, गलत बात है। हमारी कंट्री में 70 to 75% लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। फूड ग्रेन नहीं बना पा रहे थे, कैश क्रॉप बना रहे थे, कैश क्रॉप की वजह से बहुत ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी का इश्यू आ रहा था। आगे नेक्स्ट टॉपिक में अपन समझेंगे। इसके बाद डिस्कस करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ना ये है कि अगर आपकी कंट्री का 70 to 75% प्राइमरी में है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10% अगर सेकेंडरी में है ना, तो ये आपके कंट्री का क्या शो कर रहा है पता है? बैकवर्डनेस शो कर रहा है, क्योंकि बहुत कम परसेंट लोग सेकेंडरी और टर्शरी में है। आप ग्रोथ ला ही नहीं पाएंगे, आप तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन होता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है एजुकेशन, ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी और बैंकिंग। इट रिफर्स टू ऑल सच एक्टिविटी, इट रिफर्स टू ऑल सच एक्टिविटी जो हमारे कंट्री के ट्रेड को, जो हमारे कंट्री के ट्रेड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। बहुत ज्यादा क्या करती है दोस्तों? सपोर्ट करती है। देखो लिखा है ना, विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज। अब भैया देखो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ना, तो इवेंचुअली अपने को समझ में आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ब्रिटिशर्स ने अपने को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे टेलीग्राफ हो, ये चारों चीजें अपने फायदे के लिए उन्होंने शुरू की। रोड बना रहे हैं ताकि रॉ मटेरियल को पोर्ट तक पहुंचा सके, पोर्ट बना रहे हैं ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उनको सामान को रखने रखाने में बहुत फायदा होगा, रेलवे बना रहे हैं ताकि कहीं से रॉ मटेरियल अगर बल्क में मिल रहा है तो आसानी से बल्क में उसको लाया ले जाया जा सकता है। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं रोड्स। अब रोड में देखो, रोड्स वर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से लेके जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा यूज हो रहा था मोबिलाइजिंग द आर्मी और रॉ मटेरियल को इधर से उधर शिफ्ट करने में। अगर रूरल एरिया में पानी गिरता था ना, तो रूरल एरिया का पूरा वो रोड, जो कच्चा रोड था, वो पूरा खराब हो जाता था।
अब आगे चलते हैं रेलवे। रेलवे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? 1850 में और 1853 में तो ट्रेन चली, ये क्यों डेवलप किया गया? जस्ट टू व्हाट, ध्यान से समझो, were developed to transport finished goods from ports to interiors of India। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मैंने बनाया है कि इंडिया को इन लोग एक बहुत बड़ा मार्केट बनाना चाह रहे थे, और बड़ा मार्केट अगर बनाना चाह रहे हैं तो बल्क में पोर्ट से सामान कैसे ले जाया जाएगा, तो उन्होंने रेलवे डेवलप किया। अब आगे चलते हैं पोर्ट्स की तरफ। अच्छा, रेलवे में ना एक बेनिफिट अपने को हो रहा है, यहां पर लिख लेते हैं, ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, एक लॉस भी हो रहा है कि ब्रिटिश प्रोडक्ट का पूरा मार्केट कैप्चर हो रहा है। अब अपन डिस्कस करते हैं पोर्ट्स। अब पोर्ट्स में ध्यान से, अब हम पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। पोर्ट्स में देखो, पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर जो भी ब्रिटिशर्स ने पोर्ट्स बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, अगर मान के चलो रॉ मटेरियल इंडिया के कोने कोने से लेके लाया गया, अब उसको कहां पे रखेंगे का तो पोर्ट्स बनाए गए। फिनिश गुड्स बाहर से आ रहा है, उसको रखेंगे का एकदम। अभी आज का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, आज का आपके पास एयरपोर्ट है, आपके पास बड़े बड़े वेयर हाउसेस है, उस समय नहीं था। तो पोर्ट सिर्फ ये बनाए गए थे ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्टेड जो गुड्स हैं उनको हैंडल किया जा सके कुछ समय तक। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एनहांस द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अब आगे डिस्कस करते हैं। वाओ, ये क्या हो गया? वाओ, टेक्नोलॉजी। चलो दोस्तों, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रीजंस क्या है, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया? रोड्स वर बिल्ड मोबिलाइज दी आर्मी। तो हम लोग घूमने थोड़ी जाएंगे, रोड्स क्यों बना रहे हैं ब्रिटिशर्स, क्यों बना रहे हैं? ताकि आर्मी को मोबिलाइज किया जा सके इधर से उधर, क्योंकि इनकी फटती थी किनसे पता है? फ्रीडम फाइटर से। तो आर्मी को मोबिलाइज करना था, फिर भी कुछ कर नहीं पाए। कंट्री के हर कोने से रॉ मटेरियल के पास रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना। रेलवे क्यों डेवलप किया गया था? ताकि ये अपने मार्केट को क्या कर सके, बढ़ा सके, और पूरे कंट्री पर ओवरऑल कंट्रोल कर सके। ओवरऑल कंट्रोल मतलब बेसिकली इनकी, फिर मैं अगेन बोल रहा हूं, फ्रीडम फाइटर से इनकी फटती थी, और उसको फंड को पहुंचाने ले जाने, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनसे लड़ने उनको टपकाने के लिए सब सारी चीज की ले जाती थी। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, इंडिया को कैसे मेंटेन करना है, उनके ऊपर कैसे राज करना है, अगर कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है, जमींदार हो चाहे फ्रीडम फाइटर हो, इनको संभालने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनाया। चालू करते हैं भैया इस चैप्टर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीकल्चर। अगर आपको याद भी है तो प्लीज एग्जाम डेज में एक बार जरहरी नजरों से जरूर देख लेना। जरहरी नजरों के लिए कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा जरहरी नजरें क्या होता है। आप पूरा चैप्टर पे ध्यान नहीं दोगे, आप ये जरहरी पे ध्यान दोगे। चलो चलते हैं दोस्तों, हमारे कंट्री में नियरली 85% लोग विलेज में रहते हैं, और विलेज में क्या करेंगे, रोबोट बनाएंगे क्या? वहां पर ज्यादातर क्या कर रहे थे? एग्रीकल्चर कर रहे थे। मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो ये स्टैग्नेशन, ये इतना ज्यादा जीडीपी में इतने सारे लोग लगे हुए एग्रीकल्चर में, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम परसेंटेज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। यहां पर एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, जिसमें कौन कौन है दोस्तों? गवर्नमेंट है, ओनर है, और किसान है। जो भी किसान को प्रॉफिट होगा वो किसको जाएगा? जमींदार को, फार्मर्स को नहीं मिलेगा। जमींदार को क्या बोला गया था? भैया तू एक फिक्स्ड सम किसको दे देगा? ब्रिटिशर्स को दे देगा एज अ लगान। अगर जमींदार को बोला गया था अगर तू नहीं पे कर पाया तो तेरा ओनरशिप हम लोग छीन लेंगे। द जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द। एक सेकेंड, अगर मुझे इंप्रूव करने का टेंशन रहता तो हम लोग लंबे समय तक राज कर पाते, लेकिन ब्रिटिश और जमींदार को तो सिर्फ और सिर्फ लगान से मतलब था। तुम्हारे कंट्री में, तुम्हारे गांव में पानी गिर रहा है नहीं गिर रहा है, नल में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, कुएं सूख चुके हैं, वी डोंट केयर। हमको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गांव से इतना लगान चाहिए, मतलब चाहिए। इससे फार्मर्स की हालत इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज्यादा वीक होने लग गई। आगे चलते हैं, इन्होंने अपने इंडस्ट्रीज के बेसिक रॉ मटेरियल के लिए
जो जूट, कॉटन, नील, ये सब की भी खेती कहां शुरू करनी कर दी? इंडिया में। सर कोई रेडी हो रहा था? फोर्सफुली। सर फोर्सफुली क्यों? एडवांस में पे कर देते थे। हमारे कंट्री के लोग इतने गरीब थे उस समय, कहीं से भी पैसा आ जाए, जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए पैसा बहुत जरूरी है। तो क्या लिखा है? फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन, क्या लिखा है? सेल्फ कंजम्पशन। अब देखो, उस समय फूड क्रॉप की जगह क्या उगाने बोला जा रहा है? कैश क्रॉप। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट द प्रोड्यूस इंडिगो एज इट वाज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्यों दे रहे? क्यों क्यों उगा रहे सर हम लोग? हम लोगों को क्या मिल रहा है? हायर प्राइसेस। इंडियन फार्मर्स वाज अट्रैक्टेड टू प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप इंस्टेड ऑफ व्हाट? दिस फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप रिस्पॉन्सिबल ऑफ फ्रीक्वेंट फेमाइन। अब ध्यान से समझो, समटाइम्स फार्मर्स को फूड क्रॉप कहां से लेना पड़ जाता था? मार्केट से। वाह भैया वाह, जो चीज के लिए मैं अपने कंट्री में हम लोग फूड क्रॉप पे सेल्फ रिलायंट थे, वही फूड क्रॉप अब मुझे मार्केट से लेना पड़ रहा है। हालत देखो हमारी कंट्री की, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। और आज भी हम लोग अंग्रेजों को देखते हैं तो फोटो खिंचाने लग जाते हैं। ये वही अंग्रेज है जो, चलो छोड़ो, लो प्रोडक्शन है, लो प्रोडक्टिविटी। देखो टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी खास नहीं है, और फर्टिलाइजर का यूज तो बहुत घटिया तरीके पे चल रहा है, इसलिए हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी क्या थी? बहुत लो थी। और हम लोग ना कभी भी मार्केट के लिए बनाए नहीं, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं था। हमको कभी पोसाया ही नहीं ना कि हम ज्यादा बनाए, जरूरत ही नहीं है। हम लोग इनफ प्रोड्यूस कर रहे थे हमारी फैमिली की, और हर आदमी कहीं ना कहीं उसको अच्छा खासा प्रोडक्शन अपने घर से मिल जा रहा है। वो क्यों बनाएगा मार्केट के लिए? इट इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड द नीड्स ऑफ द फैमिली। खुद के लिए बस बनाना, मार्केट के लिए नहीं। इंप्लाइंग लैक ऑफ, अब देखो ये ना कभी कभी मेरे को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी बोलता है, इंप्लाइंग अ लैक ऑफ कमर्शियल आउट। अरे भैया हमको बेचने का मन ही नहीं था, हमको कभी मार्केट के लिए बनाने का शौक ही नहीं था, हम क्यों बनाएंगे? अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपको लगेगा ये पॉइंट ना बहुत इजी है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या लिखा है? ब्रिटिश और जमींदार टुक नो इंटर, क्यों, मतलब ही क्या है? क्यों इन्वेस्ट करेंगे उन लोग? दूसरा, हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे किसके ऊपर? रेनफॉल। इरिगेशन फैसिलिटी है नहीं, फर्टिलाइजर का कोई अता पता नहीं है, ना तो उनको मतलब है ना तो फार्मर को मतलब है, क्योंकि फार्मर को अब इसलिए मतलब नहीं है, पैसा ही नहीं है भैया। सरप्लस बचता, पैसे बचते तो मैं अपनी खेती में कुछ इन्वेस्ट कर पाता। अब आगे चलते हैं। हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है वो है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। अगर आपके पास ओनरशिप के नाम पे बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होगी ना, तो आप उस लैंड पर बहुत ज्यादा मशीन का यूज कर नहीं पाओगे, और अगर मशीन का यूज नहीं कर पाओगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपकी खेती की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी। देखो क्या लिखा है? लैंड होल्डिंग्स फॉर बोथ स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, इधर उधर फैली है, और अगर इधर उधर फैली रहेगी तो भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाएगी, मशीन का यूसेज या मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। तो एक तो पैसे नहीं, और अगर पैसे हैं तो लैंड इधर उधर फैली हुई है। लास्ट पॉइंट है, झगड़ा चल रहा है भैया। किसके किसके बीच झगड़ा चल रहा है? ह्यूज गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल्स एंड टीलर्स ऑफ द सॉइल। बेसिकली जमींदार और फार्मर्स के बीच झगड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है कि भैया तुम जो हम लोगों से, फार्मर्स बोल रहे हैं जमींदार को, तुम जो हम लोगों से इतना सारा लगान कलेक्ट करते हो उसके लिए थोड़ा सा कुछ हमारे पास भी छोड़ दो, नहीं पूरा अकेले ही ठूसना है तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए झगड़ा चालू। वाइल द ओनर्स दैट इज जमींदार शेयर्ड द आउटपुट, आउटपुट ले जाते थे, बट आउटपुट बनाने के लिए, खेती करने के लिए जो भी खर्चा होता था उसमें बिल्कुल भी भागीदारी नहीं दिखाते थे। मतलब ये कि प्रोडक्शन से होने वाले बेनिफिट को शेयर करते थे लेकिन खर्चे को नहीं। तो कंक्लूजन ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर डिस्कशन किया है। कंक्लूजन ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकवर्ड, बैकवर्ड क्यों हो रहा है? सब्सिस्टेंस आउटलुक, लो प्रोडक्शन, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। बैकवर्डनेस शो कर रहा है आपकी कंट्री का। और स्टैग्नेशन क्यों है? लैंड टेन्योर सिस्टम, गल्फ बिटवीन जमींदार एंड फार्मर एंड फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। चलते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, वो है सॉरी बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, ऐसा नहीं है मैंने बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऐसी नॉर्मल याद हो जाएगा। चालू करते हैं। हमारे ब्रिटिशर्स के आने से क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हुए? बहुत इजी है, सेल्फ सफिशिएंसी हुई फूड ग्रेन में। क्यों सेल्फ सफिशिएंसी हुई? क्योंकि अब हम लोग ना खुद के लिए प्लस मार्केट के लिए भी बना रहे हैं।
बेटर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे आने की वजह से हमें भी, हमारे बिजनेस को भी चीप और एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल गया। चेक ऑन फेमाइंस, भैया अगर कोई भी दिक्कत होती, कोई भी दिक्कत होती, कहीं ड्रॉट आ जाता, फेमाइन आ जाता, तो वहां उस एरिया में आसानी से फूड्स को क्या किया जा सकता था, उन एरियाज पे आसानी से फूड को सप्लाई किया जा सकता था। हमारी कंट्री बहुत ज्यादा बार्टर सिस्टम पर आज भी और उस समय भी बार्टर सिस्टम पे बहुत ज्यादा रिलाय करती थी। वो शिफ्ट हुआ हम लोग बार्टर सिस्टम से किधर, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ऑफिस कल्चर था, जैसे सर्वेंट होगा, बॉस होगा, अकाउंट्स ऑफिसर होंगे, रेवेन्यू ऑफिसर होंगे, ये सारी चीजें हमारे कंट्री का दिया हुआ नहीं है, ये सारा ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। तो दोस्तों यहां पर खत्म होता है चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं इस चैप्टर में आपको नहीं भूलनी है, वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेड। अगर आपको ये 3 चीजें याद है, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से याद है। तो दोस्तों मिलते हैं सेकंड चैप्टर में। थैंक यू।